दोस्तों, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। बुरा ना मानो, होली है। मैं बीच में रास्ते से आ रहा था अपने घर हल्द्वानी, और मैंने एक वीडियो देखा, ये वाला। तो इस वीडियो को देख करके मुझे लगा कि क्यों ना इसको एक मजेदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूं। रोस्ट कह सकते हैं, लेकिन रोस्ट में जिस तरह की भाषा प्रयोग होती है वैसे यहाँ पे नहीं करूंगा। ये वीडियो है किस चीज का, आइए जानते हैं। पुष्पेंद्र भैया जो कि लगन और निरंतरता के प्रतीक भाई, वो किसी और ही चीज का प्रतीक है और मैं बताऊंगा नहीं किस चीज के प्रतीक है। है। इनको करीब 27 ईयर हो गए हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए और अभी भी ये कंटिन्यू है। सीरियसली 27 साल? सबसे पहले तो क्यों भाई मतलब आधा जीवन तुमने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में क्यों निकाल दिया? और दूसरी बात, थोड़ी सीरियस बात करता हूँ। 21 साल के मान लो आप थे जब अपने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन शुरू करी। आज आप 48 साल के हो गए। पहले तो ये बताओ, कौन से स्टेट में 48 साल की लिमिट है कि जहाँ 48 साल में सिविल सर्वेंट को हम एग्ज़ाम देने के लिए देते? दूसरा ये बताओ, तुम 48 साल में एग्ज़ाम दे करके सिविल सर्वेंट लग भी गए तो कर क्या लोगे? और इन्होंने अभी तक करीब 73 टाइम्स प्रीलिम्स को क्लियर किया है। 43 टाइम्स इन्होंने मेंस भाई लिखे हैं, चाहे भाई यूपीएससी के हो या फिर स्टेट पीसीएस के, और 8 टाइम्स इंटरव्यूज दिए हैं। उनके जो इंटरव्यूज है हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक यही चीज पता चल करने वाली कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। रुक जाओ यार, कहीं तो रुक जाओ, कभी तो रुक जाओ। बच्चों को पढ़ाने की उम्र आ गई। 48 साल में अगर तुम हो, तुम्हारे अगर 21-22 साल में शादी हो जाती, बाप और बेटे साथ में यूपीएससी लिख रहे होते या पीसीएस का एग्जाम लिख रहे होते। ठीक है, तो ये समय अपना भविष्य सुधारने का नहीं होता है। 40 की जो एज होती है ना, 40s में, वो अपने बच्चों का भविष्य सुधारने की होती है। उपेंद्र श्रीवास्तव नाम है मेरा। जी। मध्य प्रदेश के खजुराहो सुना होगा, हाँ डिस्ट्रिक्ट हाँ हाँ छतरपुर में, जी। वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और अपनी स्कूलिंग छतरपुर से और एमएससी बीएससी हमने सागर यूनिवर्सिटी से की। ओके। उसके बाद ये था कि मदर फादर दोनों हमारे शिक्षा विभाग में, मैक्सिमम रिश्तेदार ही शिक्षक हैं। हाँ तो ये एमएससी करने के बाद ये ऑप्शन था कि टीचर के लिए बीएड अप्लाई करिए। हम बीएड करने के लिए हमें भेजा गया फॉर्म भरने के लिए। हाँ उसी समय एमपीपीएससी का फॉर्म निकला हुआ था। जी बिल्कुल। मैं व्यक्तिगत रूप से शिक्षक नहीं बनना चाहता था। ठीक है, तो ये हुआ कि एमपीपीएससी का फॉर्म भर दिए और उस समय 96 में ही हमारा प्रीलिम्स निकल गया। ओके। उसके बाद हम इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद पहुंचे सिविल की तैयारी के लिए। वहीं से यूपीएससी का पहला प्रीलिम्स निकला। हाँ। और पीसीएस यूपीपीएससी का हमने इंटरव्यू दिया 99 में। ओके। ठीक है, उसके बाद फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में जब से जर्नी जारी है, डिफरेंट स्टेट और यूपीएससी सब देते रहने के बाद अभी एमपीपीएससी का इंटरव्यू देने जाना है। किसी भी तरीके से हमें सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है। भाई क्यों करना है? क्या कर लोगे करके? ठीक है, 48 साल में सिविल सर्विस क्वालिफाई करके आप क्या कर लोगे? मुझे बताओ पहले, आप क्या करोगे? कैसे प्रशासक बनोगे? कौन सा जोश है तुम्हारे अंदर 48 साल में कि तुम लोगों की ज़िंदगी बदल दोगे, या अपनी ज़िंदगी बदल दोगे कम से कम? हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनअकैडमी। अच्छा, इसमें बीच में अनअकैडमी का विज्ञापन भी आता है, और मुझे ये नहीं पता ये अनअकैडमी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके कुछ साथी तो प्रेस्टिजियस टीचर वगैरह या फिर फैकल्टी हैं यूपीएससी के, जैसे कि आपने बताया था मुझे अभी, विकास सर भी आपके साथ के थे। और इवन अभी जो 12th फेल आई थी जिसमें मनोज शर्मा सर हैं, वो भी आपके अच्छे क्लोज फ्रेंड थे। इवन आप लोग तो एक टाइम पे रूम वगैरह में भी साथ में रहे। ये ना बहुत लोगों में होता है कि मेरे फलाना दोस्त आईएएस बन गए और मेरे फलाना दोस्त इतनी बड़ी कोचिंग के मालिक है। मेरे भी हैं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक लज्जा का विषय है, शर्म की बात है कि आप अभी तक उसी साइकिल में अटके हुए। उस साइकिल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम दिस वीडियो। तो उस टाइम पे ये लोग देखा जाए इतना आगे पहुंच गए और आप अभी कंटिन्यूअसली उसी कतार में लगे हुए हैं। तो ये एक्सपीरियंस आपको पर्सनली कैसे लगता है? आप भाई, तू सर का इंटरव्यू ले रहा है या उनकी बेइज्जती कर रहा है? मतलब देखो, ये होता है ना कि जो 20 साल का लौंडा है वो भी तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तो समझ जाओ कि यार अब आगे बढ़ने का समय है, अब कुछ और करने का समय है। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसको भी पता है कि ये कितनी हंसी और मजाक वाली बात है, और इसीलिए बार बार वो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। आपके साथ वाले लोग इतने आगे पहुंच गए और आप अभी उसी जर्नी, हालांकि स्टार्टिंग मैंने टच किया था इस क्वेश्चन को, तो कभी आपको पर्सनली जेलस टाइप की फीलिंग आती है कि नहीं यार ये लोग तो काफी आगे बढ़ गए? नहीं, कभी और ऐसे भी पूछ रहा है। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो कि दिल्ली में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आपके तरह 700 से 10,000 रूम रेंट तक पहुंचना चाहते हैं, हालांकि ऐसा कोई नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए
आपको ध्यान देना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि ऐसा न बने। तो आपने कोचिंग्स वगैरह ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से ही? सेल्फ स्टडी हमने, ओके। कोचिंग से नहीं कोई योगदान रहा। हाँ, नोट्स जरूर उपयोग किया गया। देखो, मैं भी नहीं कहता कोचिंग जरूरी है, मत करो, लेकिन अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट मत करो। अगर 2 बार 3 बार दे रहे हो नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं गलती होगी, शायद कुछ मिस कर रहे हो। कोचिंग मत लो, कहीं से मेंटोरशिप ले लो, किसी से बात करो कि सर मैं क्या करूं। कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट ही पकड़ लो, अपना दोस्त जो है ना विकास देवी कीर्ति सर को पकड़ लेते, या फिर वो जो बाकी दोस्त है उनको पकड़ लेते, बोलते भाई बताओ मतलब मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो संभवतः इस स्थिति में नहीं आते। जो लगातार तैयारी करते रहते हैं ना, उनका सेल्फ परसेप्शन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बड़ा ही वियर्ड सा होता है। जैसे अपने आप को वो स्टूडेंट भी समझते हैं और अपने आप को ना लोगों से थोड़ा सा ऊंचा भी समझते हैं। तो एट द सेम टाइम अपने आप को बेचारा भी समझ रहे हैं और बहुत ऊंची चीज भी समझ रहे हैं। जैसे सर बोलते हैं कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, और उसके बाद पूरे वीडियो में वो ज्ञान देते हैं कि भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए और वैसे करना चाहिए, जो कुछ गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यही ज्ञान तुमको 2 साल 3 साल तैयारी करने वाला भी दे सकता है। इसके लिए आपको 27 साल तैयारी करने की जरूरत नहीं, ये ज्ञान आदमी को पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ही हो जाता है। नहीं, कमी तो जो हम समझ पाए कि हमारा एग्रीग्रेशन नहीं हो पाया। क्या क्या नहीं हो पाया? एग्रीग्रेशन नहीं हो पाया, एग्रीग्रेशन नहीं हो पाया। देखो, ये जो मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे अपना जो व्यक्ति होता है वो ब्लाइंड साइडेड हो जाता है कि मेरी कमियां कहाँ पे हैं। कमी सिर्फ एक है कि आपको 4 साल 5 साल बाद कोई दूसरा करियर पकड़ लेना चाहिए था, और अगर आपने वो करियर पकड़ लिया होता तो आज आप इक्विवेलेंट होते किसी आईएएस या एसडीएम की पोजीशन पे। कभी इंटरव्यू में जब हाईएस्ट पाए तो मेंस में केवल कट ऑफ पे हुए, मेंस में जब हाईएस्ट पाए तो ये समझ में नहीं आया कि मतलब क्या ऐसी चीज है। देखो, कहो या ना कहो, यहाँ पे उनके जो दर्द है ना बातों से वो छलक रहा है कि ये समझ में नहीं आया कि क्या ऐसी चीज है, और ये होता है, ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज है एस्पिरेंट्स के साथ में। मेंस में हाईएस्ट अगर वो पाए होते तो इंटरव्यू थोड़ा खराब भी हुआ था तो निकल जाते। नेचुरली मेंस में हाईएस्ट नहीं पाए हैं, तो यहाँ पे ना रियलिटी को हम अपने हिसाब से सोचने लगते हैं। वैसे जैसे कह रहे हैं कि हम 27 साल से तैयारी कर रहे हैं, सच ये है कि 27 साल से कोई तैयारी कर रहा होगा तो वो ओवर एज हो चुका होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, रियलिटी को बेंड करने का एलिमेंट, रियलिटी को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करने का एलिमेंट, साफ भाषा में कहें तो झूठ कहने का एलिमेंट, ये अपने आप से झूठ बोलना और दूसरों से झूठ बोलना, ये बहुत ट्रैजिक है किसी भी इस तरह के एस्पिरेंट की लाइफ में। 2-3 साल गुजरने के बाद हम चूंकि प्रीलिम्स निकाल के पहुंचे थे और दूसरे साल हमने इंटरव्यू देने को मिल गया था, तो घर वालों को भी आशा। हमने एक बार ऐसी बात हुई तो पापा ये बोले कि बेटा पढ़ने की एक्टिंग मत करना, जब तक तुम्हारा मन लग रहा है मैं तुमको नहीं कहूंगा कि ना दो एग्जाम। भाई साहब, आप 90s में जी रहे हैं। आपके पापा ने वो 1998-99 में कहा था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो आप पास्ट में जीना बंद कीजिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो रियलाइज़ करना है कि भैया पास्ट लॉरेल्स और पास्ट में जो किया था, पहली बार हमारा पीसीएस निकल गया था, यूपीएससी निकल गया था, कभी घर से हमें पैसे की दिक्कत नहीं हुई। रही बात पैसे की दिक्कत की, तो यार नालायक से नालायक लड़का हो ना, उसके घर वाले उसको भूखा तो नहीं मरने देंगे, कुछ ना कुछ तो करने देंगे। हालांकि मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये सर कहीं पढ़ाते भी हैं। ये मत सोचना कि घर वाले अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं इसको करता ही जाऊं। घर वाले एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकते हैं, उनके अपने संसाधन हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं उन संसाधनों में अभिवृद्धि कैसे कर सकता हूं, ईमानदारी से पैसा कमा करके, रादर देन कि मैं उन पर हमेशा डिपेंडेंट रहूं एक चीज़ के लिए कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। उनसे हमेशा इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर इसका हो सकता है तो हम भी इनके बराबर हैं, हमारा भी एक दिन आएगा। हाँ, तो हमारा भी दिन आएगा। ये सबसे खतरनाक सोच है कि अगर उसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, मैं भी उसके बराबर हूँ। और ये ऐसी सोच है जो बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, इसलिए क्योंकि उनको पूरा नहीं पता होता कि अगले बंदे की परिस्थिति क्या थी, उसने कितना परिश्रम किया, और उसके अंदर जो आप कह सकते हो प्रतिभा है, हो सकता है वो भी आपसे ऊपर हो। क्योंकि ये बात आपको समझनी पड़ेगी, दुनिया में कोई भी दो लोग बराबर नहीं होते हैं। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वोट के हिसाब से बराबर, वो एक अलग चीज़ है। वैसे ही जो सिलेक्टेड व्यक्ति है उसके अंदर कुछ ना कुछ और क्वालिटी, कुछ ना कुछ और चीज़ें रही होंगी। हो सकता है उसका लक बहुत अच्छा हो, आपका लक खराब हो। तो अगर आप केवल लक फैक्टर मान के चलते हैं कि मैं बराबर हूँ, कभी ना कभी मेरा भी होगा, ये गलत सोच है और आपको गलत तरफ लेके जाएगी। देखो, अंत में यार मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे वीडियो बनाते बनाते ना शुरुआत मैंने हंसी में किया था, बाद में मुझे क्या हुआ कि मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि ऐसी कंडीशन है। लेकिन आई थिंक इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीडियो टू वॉच, आप ज़रूर देखिए। और
संभवतः आपको पता लगे कि किस तरह की मनस्थिति से लोग गुजर रहे हैं और ये कितना बड़ा इश्यू है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के यूथ के लिए। नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट है एंड नंबर 2 इस तरह से जो अपने आप को अनएम्प्लॉयड रखने की प्रवृत्ति है